हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 11th और 12th क्लास के बच्चों को ऐसे ही प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। जब ऐसे ही प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है तो कुछ बच्चों के हमारे पास कमेंट आए थे कि सर इस बार एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे, तो कृपया करके हमारी स्टडी को थोड़ा आराम आराम से कराया जाए। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि हम आपको संडे के दिन ऑफ रखेंगे, वीडियो नहीं भेजेंगे और जिससे आप लोग को रिलैक्स महसूस हो। और आपको हम एक दिन आपको 12th क्लास की वीडियो मिलेगी, एक दिन आपको 11th क्लास की वीडियो मिला करेगी। तो ये मान के चलिए एक वीक में आपको 3 लेक्चर 3 वीडियो आप लोगों के लिए मिलेगी 12th क्लास की और 3 ही आपको लेक्चर या वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो उसी को हम ध्यान में रखते हैं हमने एक स्ट्रेटजी तैयार की है। अगर हम इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको तो 6 से 7 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है जब आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए बनाया गया है। तो आपके 6 से 7 महीने में हम ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ऐसा हमने प्लानिंग तैयार कर रखी है। और 2 से 3 महीने जो आपके पास बचेंगे आगे के, उसमें हम आपके लिए रिवीजन भी कराएंगे। तो ये मान के चलिए आप लोगों के 8 से लेकर 9 मंथ में आप लोगों का ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपका सिलेबस भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हैं जिससे आपको बजट थोड़ा सा बर्डन ना पड़े, बर्डन भी आप लोगों के लिए कम रहे, आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करें और आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिलता रहे। तो एक लेक्चर जैसे हम आज 12th क्लास का आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग को क्या करना होगा, उसको थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से उसे आप एक्सरसाइज में कन्वर्ट कीजिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो एक दिन जैसे 12th मिला उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन लगाइए, दूसरे दिन आपको 11th का लेक्चर मिलेगा, फिर उसका आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन लगाइए। इस तरीके से आपका 1 बाय 1 रोटेशन भी बना रहेगा और आपको चीज़ें भी मिलती रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और संडे के दिन हम ऑफ रखेंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो, आप भी थोड़ा मौज मस्ती कर सके और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय भी कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं। जो आप लोगों के पास सिलेबस चल रहा था, जो 12th क्लास के हम पढ़ा रहे थे, उसी की हम बात आगे की और करते हैं। चलिए, क्या जो आप लोगों के पास फंक्शन की बात कर रहे थे, फंक्शन को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे जिसमें हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाए कैसे जाते हैं उन पे मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला आज, बहुत छोटा लेक्चर होगा, बस होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कुछ इस तरीके से टेबल मिल रही है, उस टेबल के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अगर आप अच्छे से समझ पाए तो इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको निकाल पाओगे। कैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कैसे आप कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव निकाल पाते हो, वो सारी चीज़ें आपको इसी टेबल के अंदर मिलेगी। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इस टेबल में देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और क्वेश्चन इनके अंदर फंस के रह जाते हैं। जब क्वेश्चन इसमें फंस जाते हैं तो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, तो आपका आंसर क्या होता है, गलत होता है और ऑब्जेक्टिव आप 1 नंबर का गलत कर पाते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सिलेक्शन के लिए। अगर आप कोई कंपटीशन देते हो, कोई सा भी कंपटीशन दीजिए, कंपोजिशन मैपिंग का एक ना एक क्वेश्चन आपको 101% मिलता ही मिलता है, जो कि हर बच्चा गलत करके आता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग को सीख रहे हो, तो कम से कम इस क्वेश्चन को आज के बाद हम गलत नहीं करेंगे। ये हमारा आप लोगों से प्रॉमिस रहेगा, ये गलत नहीं होगा। आइए चलिए, जैसे आप लोगों को एक टेबल दिखाई दे रही है, टेबल के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, फंक्शन लिखे हुए हैं। अब मैंने ये सारी स्ट्रेटजी क्यों बनाई, मेरे दिमाग में मेरी क्यों चला, दिमाग में मैंने इसलिए रखा और इसकी स्ट्रेटजी इसलिए बनाने की कोशिश करी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे IITs वगैरह की, BTech वगैरह की, कुछ इस तरीके की कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। और जब तैयारी करते हैं तो बच्चों को ये पता नहीं होता क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने दिमाग में रखी। और दूसरी चीज़ मैंने ये दिमाग में रखते हुए सोचा कि जैसे एक बार आप 11th पढ़ो, दूसरी बार आप 12th पढ़ो, 11th-12th का आपका कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा साथ साथ, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे हम। सिलेबस भी कंप्लीट होगा, 11th-12th का कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा और दोनों की दोनों आप लोगों को एक साथ सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। ठीक,
जो कि आपके कंपटीशन के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों होने वाला, उसका रीज़न है, जब भी आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो तो 11-12 का बेस बन के वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। और जब भी आप बीटेक के बाद या बीटेक का एंट्रेंस आप दोगे या आईआईटीज़ का भी कोई एग्ज़ाम आप दोगे, क्रैक करने की भी सोचोगे, तो उसके लिए 11 और 12 दोनों का बेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस दोनों को दिमाग में रखते हुए हमने ये स्ट्रेटजी तैयार की है कि एक दिन आप 11th भी पढ़ें साथ में और आप 12th भी पढ़ें। 11-12 का कॉम्बिनेशन साथ मिलेगा तो आप हम लोग जो पीछे का पोर्शन भूल जाते हैं, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। ठीक उसी के साथ ये मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए, साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी बताता चलूँगा कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलेंगे। ये भी हम आपको इसी के अंदर बताते ही चलेंगे। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग खुद सोचिए, अगर हम कोई आईआईटीज़ का या हम 12th क्लास के बाद बीटेक का एंट्रेंस क्वालिफाई करने की सोचते हैं तो हम लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्या रीज़न रहता है जो हम सिलेक्शन नहीं कर पाते? क्योंकि सिलेबस तो 11-12 का ही आता है और हमारी किसी भी बड़ी संस्थाओं में कोचिंग में अगर हम पढ़ने भी जाते हैं तो हमें पढ़ाया 11-12 का ही जाता है, फिर भी हम सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते? उसका रीज़न क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा? सोच के देखिए। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपना 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस होता है उसे हम अच्छे से तैयार नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते। बस हम लोगों की एक ही भूख रहती है कि बस हमें किसी भी तरीके से एडमिशन मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए। बट हम लोग वो चीज़ छोड़ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में हम अपनी वो चीज़ें, पर्सनल चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं। जैसे हम 11-12 में जो चीज़ें पढ़ने की होती हैं और वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिलने वाली हैं, उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं और जो कोचिंग में हमें पढ़ाया जाता है वो पॉलिश मार मार के बस उसे हम रटने की तैयारी करते हैं। जो हमें कोचिंग से किताबें दी जाती हैं उन्हीं किताबों को हम रटने की तैयारी करते हैं, पर जो असली ज्ञान, जो असली क्वेश्चन आपके 12th और 11th क्लास की बुक्स में रखे होते हैं, उन क्वेश्चन को हम छोड़ते चले जाते हैं। अगर आप अच्छे से अपने 11th-12th क्लास की बुक अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो ये मेरा दावा है कि आप लोग किसी भी एंट्रेंस को जो 11th-12th क्लास के बेस पे बनाया गया है आप उसे क्रैक कर पाओगे, क्योंकि 11th-12th क्लास के बेस पे ही आपका बीटेक या आईआईटीज़ का एग्ज़ाम रखा जाता है। तो क्वेश्चन भी आपके वहीं से ही बनते हैं, उसी बुक से बनेंगे जो आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है, और हम पूरे क्वेश्चन एक एक करके आपको सॉल्व करा रहे हैं और उनमें ये भी बता रहे हैं कि ये इसका रीज़न है, क्या है, ऐसा सॉल्व क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अगर ऐसे सॉल्व होगा तो ऐसे ही क्यों सॉल्व होगा, इसका आखिरकार रीज़न क्या है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसी मेथड से सॉल्व होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अगर आप ये बात समझ गए कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से क्यों सॉल्व हो रहा है, इसके अंदर चीज़ें क्या रखी हुई हैं, क्या मुझे सॉल्व करना है, क्या इसका मुझे आंसर लेके आना है, अगर ये चीज़ें आप समझ गए क्वेश्चन को देखते ही, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे। आप क्वेश्चन ज़्यादा मत कीजिए, आप मेथड क्लियर कीजिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और कॉन्सेप्ट मेथड जिस दिन आप लोगों के क्लियर हो गए, आप एक क्वेश्चन भी अगर करके गए उस मेथड का, उसके जैसा आपको दूसरा क्वेश्चन मिल गया तो 100% की गारंटी देता हूँ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। चलिए अब थोड़ी सी बातें अपने टॉपिक की ओर करता हूँ, जो कि कल मैंने पढ़ाया था और बात करी थी कंपोजिशन फंक्शन की। कंपोजिशन फंक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को उससे पहले फंक्शन जिसमें 1-1 मैपिंग, ऑन-टू मैपिंग, मैनी-वन मैपिंग और इनटू मैपिंग, और आपके पास बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, कांस्टेंट फंक्शन और आपके पास मॉडुलस फंक्शन, ये सारे फंक्शन जितने भी आपके पास मिले, ग्रेटेस्ट फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, जितने फंक्शन थे 1 बाय 1 करके मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। चलिए कंपोजिशन फंक्शन में भी बताया था 2 फंक्शन आपके पास मिलेंगे, कंबाइन करके जो फंक्शन बनाएंगे वो आपके पास कंपोजिशन फंक्शन होगा। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। साथ में ये भी डिस्कस करा था कि अगर f11 फंक्शन है, g11 फंक्शन है तो गोफ क्या होगा, फोक क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर सके थे और जितनी कर पाते कल हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, विद एग्जाम्पल के साथ सीखी थी। आज उसी को हमें टेबल में लेके आया हूँ। टेबल में देखिए, एक आपके पास f फंक्शन है जो कि आपके पास r से लेकर r पर चलता है। मैंने एक रियल नंबर से रियल नंबर रखा है, डोमेन से टू डोमेन रखा। आप कई बार क्वेश्चन के अंदर देखोगे सेट ए से लेकर सेट बी पर,
और दूसरा फंक्शन जी है जो कि आपके पास रियल से रियल पे रखा है। आप क्वेश्चन के अंदर ये भी देख सकते हो कि सेट बी से लेकर आपके पास सी से, कहने का मतलब एफ फंक्शन ए से लेकर बी पर पहुंचता है और जी फंक्शन आपके पास बी से लेकर सी पर पहुंचता है। इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा एफ और जी फंक्शन के लिए। ये भी तय है कि आपके पास जो एफ फंक्शन का कोडोमेन होगा वो जी फंक्शन का क्या होगा, डोमेन का काम करेगा। अगर ऐसा होगा तभी वो आपके पास क्या बनेगा, फोक गोफ की तरह से इस तरीके से बनेगा। कैसे, देखिए बात कर रहे हैं आपके पास फोक फंक्शन की कि वो रियल नंबर से रियल नंबर पे क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। चलिए जहाँ पर यहाँ भी डोमेन है, यहाँ भी डोमेन है। अगर मैं बात करूँ कि आपके पास ये ए सेट है, चलिए लिख भी लेते हैं, ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है, ये आपके पास बी सेट हुआ, ये आपके पास सी सेट हुआ। तो जैसे आप किसके पास पहुँचे, फोक फंक्शन के पास पहुँचे, फोक लिख लीजिए, या अगर आप गोफ लिखना चाहते हो GOF गोफ, तो आपके पास एफ पहले आया तो एफ आएगा तो कौन आएगा, ए आएगा। तो ए आपके पास बना और पहुँचे कहाँ पर, आप सी पर पहुँच गए। मतलब बी जो बीच में आता है, जो आपको सहारा दे रहा था, जो एक बार डोमेन एक बार कोडोमेन का काम कर रहा था, उसे हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया और फंक्शन सीधा डायरेक्टली आपके पास जो गोफ फंक्शन बना वो ए से लेकर सी बना। जहाँ कहीं भी इस तरीके से कॉम्बिनेशन बने वो दो फंक्शन की हेल्प से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है, कहते हैं कि भैया अगर f आपके पास 1 1 फंक्शन है, g आपके पास 1 1 फंक्शन है, तो बताइए क्या फोक आपके पास 1 1 होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि फोक आपके पास 1 1 होगा, फोक आपके पास मैनी 1 होगा, फोक आपके पास इनटू फंक्शन होगा, फोक आपके पास इनमें से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब f11 g11 होगा तो फोक आपके पास क्या होगा, 1 1 होगा। 1 1 का मतलब एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन कोडोमेन। बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखिए। और डोमेन की इमेज कोडोमेन में और कोडोमेन की प्री इमेज डोमेन में 1 1 एलिमेंट के साथ है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ है। तो बस आंख बंद करके आप लगा दीजिए कि फोक कैसा होगा, 1 1 होगा। अगर आपके पास जी सच दैट बी से लेकर सी कर दे और सी यहाँ पर डोमेन बना दें एफ के लिए और सी से लेकर ए की बात करें और फिर हमसे कहा जाए क्या गोफ होगा आपके पास, तो गोफ भी आपके पास होगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि F11 G11 तो फोक भी 1 1, F11 G11 डोमेन कोडोमेन इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जा रहे हैं, तो गोफ भी कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ हमारे बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास बन गए। ठीक है, आप काउंट करते रहना कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ बन गए। अब चलते हैं, एफ आपके पास ऑन टू है और जी भी आपके पास ऑन टू है, तो क्या फोक आपके पास ऑन टू होगा। तो जैसा काम एफ कर रहा है वैसा ही काम आपके पास जी कर रहा है और दोनों को मिला के एक फंक्शन बनता है फोक, तो वो भी क्या होगा, आपके पास ऑन टू होगा। ऑन टू की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि डोमेन जो आपके पास रखे हैं एफ फंक्शन के, वो आपके पास किसके होने चाहिए, इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। और कोडोमेन की जो प्री इमेज होनी चाहिए वो किसके अंदर होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए डोमेन के अंदर। और चाहे वो आपके पास प्री इमेज मैनी 1 के हो या आपके पास 1 1, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए कोडोमेन का प्री इमेज के लिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए रहते हो तो वो आपके पास क्या होता है, फोक ऑन टू कहलाएगा। इसी तरीके से वो कहता है भैया जी ऑन टू है, एफ ऑन टू है, तो क्या गोफ भी ऑन टू होगा, ये भी ऑन टू होगा। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकले, 2 आपके पास यहाँ से निकले, टोटल हो गए हमारे पास 4 क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एफ आपके पास 1 1 है, जी आपके पास नॉट नेसेसरली आपके पास 1 1 है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एफ 1 1 है, जी भी आपके पास 1 1 है नेसेसरली, तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या जरूरी है, कहने का मतलब क्या ऐसा जरूरी है कि जरूरी ही हमारे पास एफ और जी को 1 1 होना पड़े। तो हमने कल ही इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसमें देखा था हमने कि अगर एफ आपके पास 1 1 है और जी आपके पास 1 1 नहीं भी है और ऑन टू अगर कंडीशन बनाता है, ऑन टू फंक्शन देता है, तो हम कहेंगे जी के लिए सफिशिएंट कंडीशन ऑन टू भी काम करेगी। कहने का मतलब क्या है, एफ 1 1 हो, जी आपके पास ऑन टू है, तो गोफ भी आपके पास 1 1 बनेगा। ये भी क्वेश्चन हमने कल विद प्रैक्टिकल सॉल्व किया था। चलिए, एक ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ से बनता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कहे एफ 1 1, दूसरा कहे आपके पास जी ऑन टू है, तो क्या गोफ आपके पास 1 1 होगा, हम कहेंगे यस होगा। ठीक,
चलिए इसी तरीके से अगर हमसे ये कहते हैं गॉफ आपके पास 1 1 है तो बताइए रिवर्स में बताइए। तो रिवर्स में आप कहोगे एफ 1 1 है, जी 1 1 है तो आप भी 1 1 होगा, गॉफ 1 1 रहेगा। अगर गॉफ 1 1 है तो जी एफ आपके पास 1 1 है और आपके पास जी कैसा है ऑन टू है, तब भी हम गॉफ को 1 1 ही बना रहने देंगे। ठीक, चलिए चलते हैं आगे की ओर। 4 वो कहता है जी आपके पास कैसा है 1 1 है, एफ आपके पास अब 1 1 नहीं है ऑन टू है, तो आपके पास क्या बनेगा फोक बनेगा। देखिए एफ आपके पास 1 1 तब आपके पास गॉफ 1 1, जी तब 1 1 तब आपके पास फोक 1 1। इसके अंदर जो आपके पास यहाँ रखा हुआ एफ है वो आपके पास 1 1 होना चाहिए, यहाँ जी अंदर रखा हुआ है वो आपके पास 1 1 होना चाहिए, यहाँ जी स्टार्टिंग में है गॉफ में वो आपके पास ऑन टू होगा तब भी हमारा काम चलेगा। यहाँ आपके पास कौन रखा हुआ है, एफ रखा हुआ, एफ आपके पास ऑन टू होगा तब भी हमारे पास काम चलेगा, ऑन टू हो तब भी काम चलेगा, 1 1 हो तब भी काम चलेगा, तो फोक भी कैसा होगा 1 1 आपके पास बनेगा। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से मिलता है। चलते हैं आगे की ओर। वो कहता है अगर अब हम यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे? वो कहता है फोक आपके पास 1 1 है। अब फोक अगर आपके पास 1 1 है तो वो पूछना चाहता है ऑप्शन देके कि एक ऑप्शन में एफ इज आपके पास 1 1, दूसरे उसी के साथ जी आपके पास ऑन टू, दूसरा ऑप्शन एफ आपके पास ऑन टू, जी आपके पास 1 1, एफ और जी आपके पास 1 1 और नन ऑफ दिस डी ऑप्शन। इस तरीके से ऑप्शन बनेंगे। तो आपको बता दें कि फोक आपके पास अगर 1 1 है तो एफ 1 1 होगा, कन्फर्म होगा, जी आपके पास 1 1 होगा, कन्फर्म होगा, 101% होगा। ये भी ऑप्शन आपके पास सही हो जाता है ऑब्जेक्टिव। तो एक ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ से बनता है। अब वो कहता है इसी तरीके से अगर आपके पास गॉफ क्या हो ऑन टू हो तब बताइए। तो आप कहोगे कि आपके पास एफ क्या है ऑन टू भी हो सकता है, एफ क्या है आपके पास 1 1 भी हो सकता है। देखिए अगर गॉफ आपके पास ऑन टू है तो आपके को सोचने पे मजबूर किया जाता है कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचने पे मजबूर हो जाइए कि अगर गॉफ ऑन टू है तो एफ अगर ऑन टू तो हो सकता है क्या, एफ आपके पास 1 1 है तब हो सकता है क्या, जी ऑन टू है तब हो सकता है क्या, जी आपके पास कैसा है 1 1 है तब हो सकता है क्या। चलिए ऑन टू ही रखते हैं, हाँ ऑन टू। देखिए अगर एफ आपके पास ऑन टू है, जी आपके पास ऑन टू, तब आपके पास ऑलरेडी गॉफ क्या बनेगा ऑन टू, या गॉफ ऑन टू है तो एफ ऑन टू होगा, जी भी आपके पास ऑन टू होगा। ऐसा हमने अभी अभी बताया था। क्या बताया था कि एफ ऑन टू है, जी ऑन टू है तो फोक ऑन टू होगा। एफ आपके पास क्या है 1 1 है, जी आपके पास क्या ऑन टू है तो गॉफ आपके पास 1 1 होगा। तो कहने का मतलब क्या है, चीज़ों को आप मिला के पढ़ना सोचिए, पढ़ना कनेक्शन करना सीखिए, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो आपका ऑब्जेक्टिव गलत होगा ही नहीं। देखिए अगर आपके पास क्या है, इसकी बात कर रहे थे ना हम, गॉफ आपके पास ऑन टू है तो एफ अगर ऑन टू है, जी ऑन टू है तब भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव बनेगा, सही है। एफ आपके पास 1 1 और जी उसके लिए ऑन टू भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो कहने का मतलब क्या, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि गॉफ अगर ऑन टू है तो एफ ऑन टू हो सकता है, एफ आपके पास 1 1 हो सकता है, जी आपके पास ऑन टू होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो एफ 1 1 और जी ऑन टू आपके पास बनेगा। चलते हैं अब बात करते हैं आगे की ओर। अगर आपके पास फोक आई वाई का मतलब आइडेंटिटी है किसके बराबर, आई वाई के, वाई का मतलब जो आपके पास कोडोमेन या डोमेन का सेट होगा वो आपके पास, कि एफ सच दैट एक्स से लेकर वाई है एक इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल क्या होता है, देखिए चीज़ें समझिए, क्वेश्चन कैसे आता है। वो कहता है कि अगर फोक बराबर आई वाई के बराबर है तो पहला ऑप्शन आपके दिया गया कि एफ सच दैट एक्स बराबर वाई एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और जी बराबर एफ इन्वर्स के है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि जी सच दैट वाई से लेकर एक्स आपके पास इन्वर्टिबल है और एफ इक्वल टू जी इन्वर्स, दूसरा ऑप्शन। तीसरा आपके पास एफ सच दैट एक्स से लेकर आपके पास वाई और इज नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन और जी इक्वल टू एफ इनवर्स, ये चीज़ें दी। और 4th नंबर पे ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। तो आप सोचिए जब आप बात कर रहे हो कि फोक बराबर आई वाई के बराबर है तो एफ सच दैट एक्स बराबर वाई इन्वर्टेबल होगा ही होगा। क्यों होगा, इन्वर्टेबल का मतलब होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन, सिंपल सी बात है। तो एफ सच दैट एक्स से लेकर वाई को क्या होना होगा, इन्वर्टेबल होगा। और जब इन्वर्टेबल होगा और फोक की बात कर रहे हो और फोक के बाद बराबर आई वाई की बात कर रहे हो तो आई का वाई का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, कहाँ पर है, वाई पर है। तो जी बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। क्यों होगा, एफ और जी को एक में किसी को एक को क्या होना होगा, इनवर्स होना होगा।
फंक्शन f का चल रहा है तो यहाँ g नहीं होगा, f इनवर्स ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि f इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो जी का तो मतलब ही नहीं बनना। जी तो सिर्फ हम लोगों को धोखा देने के लिए बात करिए कि एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई। तो इसलिए हम कहेंगे कि जी बराबर किसके होगा? एफ इनवर्स के बराबर होगा। यहाँ भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। इसी तरीके से अगर गॉफ दे दिया जाए, आपका जी पहले दे दिया जाए और फिर कहा जाए आई एक्स है, तो जी सजेड वाई से लेकर एक्स अर्थात एक्स आया। देखिए जी फंक्शन के लिए एक्स आया, कोडोमेन वो इन्वर्टेबल का मतलब 1 ऑन टू फंक्शन है। तो आप खुद सोचिए, जब यहाँ x आया और x पे कहानी रुक रही है तो f का तो आने का मतलब ही नहीं बन रहा, वो तो बीच में फालतू में आ गया ना। कहना है मतलब वो हमें लोगों को धोखा देने के लिए रखा, कंफ्यूजन करने के लिए रखा, जिससे हम कंफ्यूज हो जाए और अपना ऑब्जेक्टिव गलत कर जाए। तो देखिए क्या करेंगे हम, जी ओ एफ को हमने लिखा तो हम इसके स्थान पर फिर लिखेंगे कि भैया जी ओ एफ बराबर, अगर आई बनाना है तो f को हटाना है। f जैसे ही हटेगा तो उसके स्थान पे कौन आएगा? जी इनवर्स आएगा, क्योंकि जी और जी इनवर्स एक दूसरे क्या होते हैं? आइडेंटिटी होते हैं। तो हम कहेंगे जी ओ एफ इक्वल टू आई ऑफ एक्स, जी सच दैट वाई से लेकर क्या होगा? x होगा, और x ही आपके पास ये बन जाता है आइडेंटिटी के लिए, और वो इन्वर्टेबल। तो f किसके बराबर हुआ? जी इनवर्स के। तो हम कहेंगे यहाँ से भी आपके पास ये राइट बनेगा। कब? जब g सच दैट y से लेकर s इन्वर्टेबल होगा और f इक्वल टू जी इनवर्स होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव निकालना आना चाहिए। जिस दिन आपको ये सारी चीज़ें निकालनी आ गई, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना आपको आ गया, उस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक, देखिए कितने क्वेश्चन हमने बनाए, 1 और 2 3 5 6 7 7 और 4 कितने हुए? 11 और एक आपके पास 12। तो 12 हमारे पास इससे कितने निकल गए क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन हमने इससे बनाए। देखिए कितने क्वेश्चन बनाए? 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन बनाने का मकसद मेरा यही था कि अगर इस छोटी सी टेबल से आप 12 क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप सोचिए अगर हमें इतनी सारी बुक दे दी और वो हमारे अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चली गई, तो हम उससे कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगर 12 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आइए, आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 12 के 12 क्वेश्चन में से कोई सा भी बना के आप आ सकते हैं, वहाँ राइट आंसर ही निकाल के आओगे। क्लियर? चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम लोगों की अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, आप लोगों को इस तरीके से मिले सीखने के लिए कि आप लोग लाइफ टाइम उसे याद रखो, मैक्सिमम टाइम आपकी याद रहे, और क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है ये चीज़ें आप ज़रूर सीख पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। थैंक यू सो मच। अब जो आपको वीडियो मिलेंगी अल्टरनेट मिलेंगी, एक 11th एक 12th, एक दिन आपको 11th एक दिन आपको 12th की वीडियो मिलेगी। इसी तरीके से आपका ये आगे की ओर प्रोसेसिंग रहेगी। रही बात संडे की, संडे हम ऑफ रखेंगे जिससे आप लोग भी रिलैक्स रहें, और जितना आपको दिया जा रहा है आप उसकी प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू लगातार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।